हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सठालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, अभी हम उससे दोस्तों हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर के। एक बहुत बड़ी खबर जो है वो हाल ही में सामने आई है। भारत ने अभी तक का हाईएस्ट एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राप्त करा है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 83.57 बिलियन, 83.57 अरब डॉलर का एफडीआई जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो भारत ने प्राप्त किया, जो अपने आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ये दरअसल विदेशी निवेश होता है जो भारत के अंदर किया जा रहा है, जिससे यहां पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। इसके विषय पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज में बताने वाला हूं। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप जानते होंगे कि ज्योग्राफी जो है वो कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इंडियन ज्योग्राफी को कवर करते हुए स्टडी आईक्यू ने एक टेक्स्ट बुक जो है वो लॉन्च करी है। दोस्तों, यहां पर आपको इंडियन ज्योग्राफी रिलेटेड हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट जो है इन डेप्थ विद द हेल्प ऑफ मैप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस यहां पर मिलेगा। दोस्तों, इस बुक की मदद से आप इंडियन ज्योग्राफी का पूरा कंपोनेंट जो है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। अभी अपने लिए फ्लिपकार्ट या अमेजोन से अपनी कॉपीज जो है वो ऑर्डर करें। केंद्र सरकार ने ये घोषणा करी है हाल ही में कि भारत ने अभी तक का हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई जो है वो प्राप्त करा है 83.57 बिलियन का फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 वित्त वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब डॉलर का विदेशी निवेश जो है वो भारत में हुआ है। दोस्तों, जब इसको कंपेयर करें 2020-21 के फिगर से, तो ये 81.97 बिलियन था। तो करीब 2.5 बिलियन का इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है। इंडिया जो है वो रैपिडली एमर्ज हो रहा है एज अ प्रेफर्ड कंट्री फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो विदेशी निवेशक हैं, उनके लिए भारत एक पसंदीदा देश जो है वो बनता जा रहा है, थैंक्स टू दी इन्वेस्टर सेंट्रिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। आप सभी जानते हैं मौजूदा सरकार जो है वो निरंतर प्रयास कर रही है मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव से, कि बाहर से, विदेशों से मैन्युफैक्चरर्स को भारत में लाया जाए, जहां पे वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कर सके। जब विदेश से कोई इन्वेस्टमेंट या कोई बिजनेस आता है हिंदुस्तान में ऑपरेट करने के लिए, वो एफडीआई का पार्ट बनता है। तो पिछले कुछ समय में ये देखा गया है कि जैसे जैसे सरकार ने फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए चीजों को ईज आउट किया है, इंडिया जो है वो एक फेवरेट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है इन फॉरेन इन्वेस्टर्स का। दोस्तों, अगर हम कंपेयर करें किस तरीके से इंक्रीज देखने को मिला है, 2018 से लेकर के 2021 तक 62 बिलियन यूएस डॉलर का एफडीआई था 2018-19 में, जो कि 19-20 में 74.39 अरब डॉलर का था। 20-21 में यही 81.97 अरब डॉलर का था, और 2021-22 में 83.57 बिलियन डॉलर्स का हो चुका है। दोस्तों, इस ही इंक्रीज को आगे भी अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो जल्द ही हम 100 बिलियन डॉलर्स तक के फिगर पर पहुंच सकते हैं आने वाले कुछ सालों में। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह है? एफडीआई इनफ्लो जो है वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा आ रहा है। यानी कि सरकार का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, क्या है मेक इन इंडिया? कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, आप भारत में आकर के मैन्युफैक्चर कीजिए। दोस्तों, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत बहुत बड़ी बड़ी विदेशी फर्म्स ने हिंदुस्तान में आकर के अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो लगाए हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो एफडीआई निवेश है वो 76% इंक्रीज हुआ है। 2021-22 में ये 21.34 बिलियन का है, जबकि 2020-21 में ये 12.09 का था। तो 76% का इंक्रीज जो है वो सीधा सीधा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही देखने को मिला है। पहले विस्तार से बात करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है? ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट और इन्वेस्टमेंट दोस्तों तीन शब्दों से बना है। फॉरेन यानी विदेश, डायरेक्ट यानी कि सीधा आकर के, और इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश। मान लीजिए मैं एक फॉरेन कंपनी हूं, मैं चाहता था कि दुनिया किसी देश में जाकर के मैं एक इंडस्ट्री जो है वो सेटअप करूं। मुझे पसंद आया इंडिया, कि मैं इंडिया में जाकर के एक इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो लगाऊंगा। मैं अपनी एक्सपर्टीज, अपना टेक्नोलॉजी और अपना पैसा लेकर के भारत पहुंचा। मैंने एक
स्टेट में, मान लीजिए मैंने जम्मू कश्मीर में एक जगह जो है वो खरीदी, वहां पर मैंने इंडस्ट्री लगाई, तो विदेश से लाया गया पैसा जो है वो मैंने इंडस्ट्री लगाने में लगाया, यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो फॉरेन कंट्री में यूज हो रही थी वो टेक्नोलॉजी आई, एक्सपर्टीज जो हमने फॉरेन कंट्री में हासिल करी थी वो एक्सपर्टीज यहाँ पर पहुंची, लोकल लोगों के लिए इंप्लॉयमेंट जनरेट हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। इसको कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, विदेश से आकर के इंडस्ट्री यहां पर लगती है, विदेशी पैसे का इस्तेमाल होता है, वो लोग ऑलरेडी जो टेक्नोलॉजी जो एक्सपर्टीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्सपर्टीज यहां पर आती है, लेकिन उससे लाभ किसको हो रहा है? देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, देश के लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। तो इस वजह से एफडीआई जो है इसको मेजर ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो समझा जाता है, आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक है एफडीआई। अब यही चीज मान लीजिए अगर सरकार को करनी होती है, ऐसा नहीं है कि सरकार सेम इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं लगा सकती थी, लेकिन उसमें ये इंडस्ट्रियल यूनिट जो है किसी इंडिविजुअल के द्वारा लगाया जाता, किसी बिजनेस, इंडियन बिजनेस हाउस के द्वारा लगाया जाता, तो यहां पर फाइनेंसिंग, डेट, लोन आदि लेने पड़ते, लेकिन सरकार के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए एफडीआई जो है वो नॉन डेट फाइनेंस ऑप्शन है, यानी कि हमें पैसा भी मिल रहा है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल रहा है, लेकिन कोई भी डेट जो है वो इसमें नहीं है, कोई ऋण आदि की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि पैसा जो है वो विदेश से आ रहा है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकम सोर्स जो है वो हो जाता है। जब एफडीआई आता है तो फॉरेन कंपनी जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती है डे टू डे ऑपरेशंस में दूसरी कंट्री के। अब मैंने, मान लीजिए मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूं, मैं विदेश से आया, मैंने यहां पर यूनिट लगाया, मैं उस यूनिट के डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हूंगा, कैसे काम चल रहा है, किस तरीके से काम होगा। तो मेरी जो एक्सपर्टीज थी, जो मेरा स्किल था, इससे अब वही सेम चीज हम इंडिया में रेप्लिकेट करेंगे। एफडीआई जो है वो तब आता है व्हेन एन इन्वेस्टर एस्टेब्लिशेस फॉरेन बिजनेस ऑपरेशंस और अक्वायर्स फॉरेन बिजनेस एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग ओनरशिप और कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द फॉरेन कंपनी। एफडीआई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भारत में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो एफडीआई है। कोई भी बिजनेस, एस्टेब्लिश्ड बिजनेस हाउस जब किसी दूसरे देश में जाकर के निवेश करता है, वहां पर ऑपरेट करता है, या किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को बाय करता है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैं विदेश जाकर, किसी दूसरे देश जाकर के अगर इंडस्ट्री सेट ही करता हूं तो ही मैं एफडीआई दे पाऊंगा। अगर वहां पे किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को मैं परचेज कर लेता हूं, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ एफडीआई। तो एफडीआई जो है वो क्या है? किसी दूसरे देश में जाकर के एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर करना, नया बिजनेस सेट करना, डे टू डे ऑपरेट उसको करना, ये एफडीआई कहलाता है। एफडीआई जो है, जैसे मैंने आपको बताया, क्रिटिकल ड्राइवर है इकोनॉमिक ग्रोथ का, क्योंकि नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्स है, किसी प्रकार का डेट, ऋण जो है वो यहां पर सरकार के लिए नहीं पैदा हो रहा। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आती है, इट हेल्प्स अस टू नो टेक्निकल नो हाउ एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। जो मैं आपको पहले बताया कि हमको पहले तो समझ आता है कि यार विदेश के अंदर ये इंडस्ट्री काफी अच्छे से चल रही थी, तो क्या टेक्नोलॉजी उनके पास है जो हमारे पास नहीं है, वो टेक्नोलॉजी भी हमारे देश में आएगी। प्लस अब मशीनरी विदेश से आ सकती है, इन्वेस्टमेंट विदेश से आ सकता है, कुछ सीनियर लेवल मैनेजमेंट विदेश से आ सकती है। अगर आप कहें कि वॉचमैन से लेकर के डेली वेजर तक सब फॉरेन से थोड़ी आएंगे, वो तो इंप्लॉयमेंट भारत में जनरेट होगी ना, तो काफी सारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो यहाँ पर पैदा होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पहली दफा इंट्रोड्यूस किया गया था 1991 में अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा जिसको कहा जाता है। इस एक्ट के साथ में विदेशी निवेश को, जो विदेशी निवेश की शुरुआत जो है वो हुई थी, इट वाज ड्रिवन बाय द देन फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लाया गया, जहां जिससे विदेशी निवेश की शुरुआत जो है वो हुई थी। आज भारत के अंदर अगर विदेशी निवेश करना है तो उसके दो तरीके हैं। एक है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट क्या है? यानी कि अब ऑटोमेटिक क्या होता है? जो चीज अपने आप हो जाती है। मैंने बिजनेस करना था, मुझे लगा कि यार इंडिया जाना है, तो मैं ये सीधा यहाँ पर आया, मैंने बेसिक अप्रूवल्स के साथ में अपना काम जो है वो शुरू कर दिया। ऑटोमेटिक रूट में वो सेक्टर्स है जहां पर भारत में निवेश करने के लिए हमको सरकार या आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं। दोस्तों, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे भी हैं जहां पर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं किया जा सकता। इस हिसाब से तो फिर कोई भी एनिमी कंट्री जो है, या इन दैट केस कोई भी नेबर आकर के बोले कि ठीक है हम हिंदुस्तान में जाकर के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, चाइना आकर के बोलेगा कि हिंदुस्तान की जो बंदूकें हैं वो हम बना करके देंगे, हम इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जिनको
प्रोटेक्ट करना जरूरी था या फिर जिनको सीक्रेट रखना जरूरी था। इस वजह से हर एक जगह पर डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं थी। कुछ सेक्टर्स में सरकार का या के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना जरूरी था। तो इस वजह से दो कैटेगरीज है, एक तो ऑटोमेटिक रूट, यहां पर आपको कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली आकर के निवेश कर सकते हैं जो लोकल लॉज हैं, जो पैरामीटर्स है उनको फुलफिल करते हुए। दूसरा है गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट रूट क्या है, नाम से समझ आ रहा है, सरकार का या आरबीआई का अप्रूवल लेना जरूरी है कि भैया मैं इस सेक्टर में आकर के इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं फॉरेन एंटिटी हूं, मैं आपके देश में भारत में आकर के इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मुझे पहले सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता होगी। दोस्तों ये जो एफडीआई इंक्रीज हुआ है, अगर हम इन्वेस्टमेंट के रूप में देखें तो सिंगापुर जो है इट इज द हाईएस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया। 27% एफडीआई जो है वो सिंगापुर से आया है। उसके बाद सेकंड नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स है, 18% एफडीआई यूएसए से आया है और 16% एफडीआई मॉरिशस से आया है। अगर बात करें कि किन एरियाज में एफडीआई गया है तो सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कर्नाटक के लिए आया है। टोटल एफडीआई शेयर का 38% जो है वो कर्नाटक राज्य में गया है। इसके बाद 26% एफडीआई जो है वो महाराष्ट्र के लिए है और 14% एफडीआई जो है वो दिल्ली के लिए है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे हो सकता है कि एफडीआई विदेश इन्वेस्टमेंट है तो वो मुंबई, कर्नाटका या महाराष्ट्र के लिए कैसे हो सकता है। यहां पर दरअसल जब इंडस्ट्री कोई विदेशी एंटिटी एंटरप्राइज आती है तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं अपना यूनिट जो है महाराष्ट्र में लगाऊंगा, मैं गुजरात में लगाऊंगा, मैं दिल्ली में लगाऊंगा, मैं कर्नाटक में लगाऊंगा। तो इस हिसाब से एफडीआई जो है वो स्टेट वाइज डिवाइड होता है। तो जो मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है इस बार के एफडीआई का वो कर्नाटक रहा है। जिन सेक्टर्स में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आया है उसमें शामिल है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इनको मैक्सिमम एफडीआई जो है वो मिला है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि एफडीआई इनफ्लो जो है, क्योंकि हम कोविड के दौर को देख रहे थे तो कोविड टाइम से पहले जो एफडीआई आता था उससे इंक्रीज जो है वो देखने को मिली है। और कितना इंक्रीज है, 20% इंक्रीज देखने को मिला है पोस्ट कोविड में। दोस्तों मार्च 2020 और मार्च 2022 में जो एफडीआई 177.84 बिलियन था, वही 2018 और 2018 से 2020 के समय में मात्र 141 था। यानी कि कोविड के आने के बाद इवन तो इकोनॉमीज जो है वो कहीं ना कहीं सफर हुई है, लेकिन भारत के अंदर एफडीआई जो है वो इंक्रीज हुआ। दोस्तों इससे एक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, एफडीआई रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है खासकर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में, तो उसमें हो सकता है कि इंडिया हैज सीन डिक्लाइन इन एफडीआई ड्यूरिंग पोस्ट कोविड पीरियड्स। तो एक कॉमन अगर हम सिंपल एनालिसिस करें कि यार देखो इकोनॉमीज जो है, चाहे इंडिया हो या ग्लोबल इकोनॉमीज हो, वो सारी ही स्लो चल रही थी, इस वजह से हो सकता है पोस्ट कोविड एरा में एफडीआई में कमी आई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फिगर्स हमारे सामने है। 2018 से 20 में एफडीआई जो है उसका इंक्रीज कितना था, पहले 141 बिलियन का था, अब ये 171 का हो गया है। तो कंपैरिजन में पोस्ट कोविड एरा में एफडीआई की इनफ्लो जो है वो बड़ा है। इन चीजों को फर्दर लिबरलाइज और सिंप्लीफाई करने के लिए अब सरकार के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है देश के लिए एफडीआई, तो अनडाउटेडली कोई भी सरकार जो है वो चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा एफडीआई जो है उस देश को मिले। तो भारत सरकार की भी यही कोशिश है। इस वजह से इस पूरी की पूरी एफडीआई पॉलिसी को फर्दर लिबरलाइज किया गया कि अगर आप भारत में निवेश करना चाहते हैं आप सिंपलेस्ट वे से कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, यानी कि व्यापार करने में आसानी हो, क्योंकि जब बिजनेस करना इजी होगा तभी फॉरेन इन्वेस्टर आएगा। मान लीजिए आप फॉरेन इन्वेस्टर हैं तो आप दो कंट्रीज में से चूज करना चाहते हैं। एक कंट्री ऐसी है जहां पर बहुत इजीली आप अपना बिजनेस जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वेरस दूसरी कंट्री जो है वहां पर आपको एन नंबर ऑफ परमिशंस और ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ेंगे। अनडाउटेडली यू विल गो विद द फर्स्ट कंडीशन। वही चीज है कि चीजों को आसान बनाया जा सके, इस उद्देश्य से सरकार जो है वो रिफॉर्म्स कर रही है जिसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो आ सके। तो ये रिफॉर्म्स कहां पर देखे गए हैं, कोल माइनिंग सेक्टर में, कोयला खनन के क्षेत्र में विदेशी कंपनी आकर के माइनिंग कर सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, डिजिटल मीडिया है, सिंगल ब्रांड है, रिटेल ट्रेडिंग है, सिविल एविएशन है, डिफेंस है, इंश्योरेंस है, टेलीकॉम है। दोस्तों एफडीआई ट्रेंड जो मैंने आपको पहले भी बताया किस तरीके से एक इंक्रीज्ड ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा है, और अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो 100 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का एफडीआई जो है वो हमको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो है एफडीआई को इंक्रीज करने के, वो क्या है, मैंने आपको बताया कि रिफॉर्म्स जो है वो सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं। क्या रिफॉर्म्स है दोस्तों, सरकार ने सबसे पहले लाई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ज्यादा इंसेंटिवाइज सरकार जो है वो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स को करेगी। यानी कि आप विदेशी एंटिटी है, आप हिंदुस्तान में आके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं, आपकी प्रोडक्शन के आधार पर आपको इंसेंटिव जो है वो फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाएंगे। अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग अमाउंट जो है वो एयरमार्क किया गया है। उद्देश्य ये था कि बड़े स्तर की इन्वेस्टमेंट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में,
टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग यूनिट्स में जो है वो दी जा सके। इस सबसे पहला इनिशिएटिव है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का। फिर कोल सेक्टर, कोयला खनन, कोयले की माइनिंग में 100% एफडीआई जो है वो परमिट कर दिया गया है। यानी कि कोई विदेशी कंपनी आके कोल माइनिंग भारत में करना चाहती है तो 100% एफडीआई है, और वो भी ऑटोमेटिक रूट से, यानी कि परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आकर के माइनिंग कर सकते हैं। लोकल रूल्स को या लोकल अथॉरिटीज के सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करते हुए। इंश्योरेंस सेक्टर है, सरकार ने एफडीआई लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर में जो है ऑटोमेटिक रूट में इंक्रीज कर दी है। यानी कि एक कंपनी है, उसमें एग्जिस्टिंग कंपनी है या नई कंपनी है, इस टोटल कंपनी की वर्थ में पहले ऑटोमेटिक रूट से मात्र 49% शेयर जो है वो फॉरेन कंपनी ले सकती थी। मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी आकर के भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना चाहती है तो मैक्सिमम स्टेक जो वो ले सकते थे डायरेक्ट रूट से वो 49% का था, लेकिन अब इसको 75% कर दिया गया है। यानी कि अगर 75% तक के स्टेक कोई फॉरेन कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में चाहती है तो वो ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्ट कर सकती है। उसी तरीके से सिविल एविएशन है, सरकार ने एफडीआई पॉलिसी को अमेंड किया टू परमिट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एयर इंडिया लिमिटेड बाय एनआरआईज। जो एनआरआईज है वो 100% इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं ऑटोमेटिक रूट से। हु आर इंडियन नेशनल्स, विदेशों में रहते हैं लेकिन भारत के नागरिक हैं, वो एयर इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक रूट से वो इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर है, एफडीआई इन डिफेंस सेक्टर is allowed up to 74% through automatic route. Earlier it was 49% for companies seeking new industrial licenses. अभी भी 100% एफडीआई नहीं हुआ है डिफेंस सेक्टर में, लेकिन ऑटोमेटिक रूट में 74% इन्वेस्टमेंट जो है वो विदेश से हो सकता है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में थ्रू ऑटोमेटिक रूट। यानी कोई भी कंपनी अगर वो इंडस्ट्रियल लाइसेंस चाहती है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के तो 74% तक स्टेक जो है वो कंपनी में होल्ड कर सकते हैं अगर वो विदेशी निवेशक है, वो फॉरेन इन्वेस्टर है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था। आई होप हम समझ पाए होंगे कि क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या इसके लाभ होते हैं, क्या मायने हैं जब भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहे हैं इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को और ज्यादा इंक्रीज करने। दोस्तों आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स या स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंडियन ज्योग्राफी जो कि सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है उसको कवर करते हुए बेहतरीन टेक्स्ट बुक जो है वो स्टडीआईक्यू द्वारा लॉन्च की गई है। फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आप ये टेक्स्ट बुक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स, पूरा का पूरा सिलेबस जो है इंडियन ज्योग्राफी का मिलेगा। उसी के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस है, आपको मैप्स मिलेंगे जिसकी मदद से आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है उसको इन डेप्थ इन डिटेल समझ पाएंगे और एग्जाम में इससे रिलेटेड सवालों के जवाब जो है वो दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।